मित्रों, मैं सचिन सर, हमारे YouTube चैनल त्रिम्फ विद सचिन सर में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हम लोग एग्रीकल्चर की सीरीज चला रहे हैं। एग्रीकल्चर की 2 क्लासेज अब तक हो चुकी हैं। पिछली क्लास में हमने कृषिगत क्रांतियों के बारे में पढ़ा था और कृषिगत क्रांतियों से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के फिक्स होते हैं। और आज कृषि के कुछ अन्य प्रकार यहाँ से सूची 1, सूची 2 टाइप के प्रश्न यानी मिलान वाले प्रश्न आते हैं या सिंगल टाइप क्वेश्चन भी यहाँ से बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर के कृषि के 4 क्लासों के बाद 50 प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और इस 4 क्लास के बाद विस्तृत चर्चा जब 50 प्रश्नों की कर ली जाएगी तो यहाँ से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको एग्रीकल्चर कहीं से मार्केट से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 100% आपकी श्योरिटी यहाँ से बन जाएगी। तो पहला काम आप लोग करें कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करते रहें ताकि इसकी सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी कृषि के कुछ अन्य प्रकार से। मैंने आपको बताया था यह क्लास आपकी गागर में सागर भरने वाली है। कृषि के कुछ अन्य प्रकार जिसमें बीटी कल्चर आता है। बीटी कल्चर का संबंध किससे है? अंगूर के उत्पादन से। यहीं पर अगर एक्वा कल्चर की बात करें तो एक्वा कल्चर को ही पीसी कल्चर के नाम से भी जाना जाता है और इसका संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर का संबंध किससे है? वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। और नोमोरिकल्चर, नोमोरिकल्चर आदिम व्यवस्था की कृषि यानी पुरातन कृषि के अध्ययन को इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, जबकि हार्टिकल्चर के अंतर्गत फल, सब्जी और पुष्प के बारे में पढ़ा जाता है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में पुष्प उत्पादन की बात की जाती है, जबकि हॉर्टिकल्चर में व्यापारिक स्तर पर घोड़ों के पालन की बात होती है। और ओलेरिकल्चर में जमीन पर फैलने वाली सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है। अगर बात करें मेरीकल्चर की तो मेरीकल्चर के अंतर्गत समुद्री जीवों की बात की जाती है, समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, बड़ा फेमस प्रश्न है। पिछली बार आयोग की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है और ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षियों के अध्ययन से है। यानी पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का संबंध किससे है? फलों के अध्ययन से। पोमोलॉजी का संबंध फलों के अध्ययन से है। जबकि सेरीकल्चर में रेशम कीट यानी रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यहीं पर सोरोलॉजी की बात करें तो छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और ऑफियोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सर्पों, सापों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑफियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जबकि माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यह सिंगल टाइप के प्रश्न और सूची 1, सूची 2 वाले प्रश्न इससे ढेर सारे पूछे जाते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके साथ साथ एक नोट्स बनाते रहिएगा। ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग जगहों से इकट्ठा करनी पड़ेगी और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि सारी चीज़ों को एक ही जगह एकत्रित करके कर दिया है ताकि आपका समय बचे और मार्केट की किताबों से आप बचने का प्रयास करें। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे एफसीआई की। एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जानते हैं आप? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया समझिए। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, इसका गठन कब हुआ था?
इसका गठन सन 1965 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका एफसीआई का मुख्यालय है। एफसीआई का प्रमुख कार्य क्या है? बफर स्टॉक बनाना। बफर स्टॉक बनाना एफसीआई के कार्यों के अंतर्गत किया जाता है। यह बफर स्टॉक क्या होता है? अतिरिक्त खाद्यान्न का भंडारण। यह बफर स्टॉक क्या है? अतिरिक्त खाद्यान्न का भंडारण। और इस बफर स्टॉक यानी अतिरिक्त खाद्यान्न का भंडारण का उद्देश्य क्या होता है? आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। लोगों की खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने का काम इसी अतिरिक्त खाद्यान्न के भंडारण से होता है, यानी बफर स्टॉक से होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे नेपाल में भूकंप आया और नेपाल में भूकंप आने के बाद भारत सरकार ने इसी बफर स्टॉक से नेपाल की सहायता किया था। और हाल की बात करें तो जैसे असम में, जैसे बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो सरकार इसी बफर स्टॉक के माध्यम से उनको खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने का काम करेगी। इसके साथ साथ आप जानते होंगे बफर स्टॉक से संबंधित, बफर से संबंधित कुछ और भी शब्दावलियां हैं जिसे यही समझने का प्रयास करिएगा। एक होता है बफर जोन। बफर स्टॉक के बारे में आपने पढ़ लिया कि अतिरिक्त खाद्यान्न के भंडारण को बफर स्टॉक कहते हैं। एक होता है बफर जोन। बफर जोन किसे कहते हैं? यह पर्यावरण का संबंधित टर्मिनोलॉजी है। यह पर्यावरण से संबंधित टर्मिनोलॉजी है बफर जोन। बफर जोन को पर्यावरण में इकोटोन के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात परिभाषा क्या होगी कि दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहां दोनों की विशेषताएं पाई जाती हों। जैसे यह आपका जलीय क्षेत्र हुआ, यह आपका स्थलीय क्षेत्र हुआ, और यहाँ पर जहाँ दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं संक्रमण क्षेत्र है। इसे ही क्या कहते हैं? बफर जोन कहा जाता है या इकोटोन कहा जाता है। यानी इस संक्रमण क्षेत्र में स्थलीय जीव भी पाए जाएंगे और जलीय जीव भी पाए जाएंगे, यानी उभयचर प्राणी यहाँ पे पाए जाएंगे। यह पर्यावरण से संबंधित है। और एक आता है बफर स्टेट। इसके बारे में भी समझिएगा, यह ज्योग्राफी का शब्द है बफर स्टेट। बफर स्टेट किसे कहते हैं कि दो अलग अलग, बफर स्टेट की परिभाषा क्या है कि दो अलग अलग शक्तिशाली देशों के बीच का एक ऐसा देश जो दोनों में विवादों के निपटारे का काम करता है। यानी कि अगर यह भारत है, इंडिया है, और यह चाइना है, इंडिया और चाइना के बीच का एक ऐसा देश जो दोनों में विवादों के निपटारे का काम करेगा, उसे बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है। जैसे वर्तमान में भारत और चाइना के बीच का बफर स्टेट क्या है? बफर स्टेट आपका नेपाल है। तो बफर स्टॉक मतलब अतिरिक्त खाद्यान्न का भंडारण, बफर जोन का मतलब इकोटोन, दो अलग अलग परिस्थितिकी तंत्रों के बीच का ऐसा क्षेत्र जहां दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, और बफर स्टेट ज्योग्राफी का है, अर्थात दो शक्तिशाली देशों के बीच का ऐसा देश जो दोनों के बीच में विवादों के निपटारे करने का काम करता है। जैसे नेपाल, यह है बफर स्टेट। और एक शब्द और आता है बफर सिस्टम। इसके बारे में आप जानते हैं। बफर सिस्टम मतलब यूँ कहें कि भोजन की बर्बादी का हमारे समाज में प्रचलित एक सिस्टम है। इसे बफर सिस्टम या फिर हम लोग साधारण शब्दों में बफेलो सिस्टम के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह आपका है एफसीआई। उम्मीद है एफसीआई से प्रश्न आपके भविष्य में गलत नहीं होंगे। आगे बात करें, एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ रहे हैं और इस एग्रीकल्चर की सीरीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखने का प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जब तक प्रश्नों की प्रवृत्ति को आप समझेंगे नहीं, तब तक आप पेपर में प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। आपको इन सब बातों पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। समझिए, जैसे केसीसी
केसीसी। केसीसी दो प्रकार के होते हैं, मालूम है आपको। एक किसान कॉल सेंटर होता है, एक किसान क्रेडिट कार्ड होता है। तो यह किसान कॉल सेंटर है। क्या है? किसान कॉल सेंटर। इसके बारे में जानिए कि किसान कॉल सेंटर का प्रारंभ सन 2004 में हुआ। सन 2004 में 144 कॉल सेंटरों के माध्यम से किसान कॉल सेंटर का प्रारंभ हुआ और इसका टोल फ्री नंबर क्या है? टोल फ्री नंबर दिया गया है, क्या है? 1800 180 1551। 1800 180 1551। ज़्यादातर स्टेट एग्जाम में जब पूछा जाएगा केसीसी का टोल फ्री नंबर क्या है तो आप बताएंगे क्या? 1551। इस केसीसी यानी किसान कॉल सेंटर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? किसान कॉल सेंटर का प्रमुख उद्देश्य है खेती किसानी से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का निदान करना है। मतलब यह ज़्यादातर मृदा के स्वास्थ्य पर फोकस करता है। मृदा स्वास्थ्य पर अगर आपने फोकस कर लिया तो इसका मतलब कि आपको पता है कि मृदा में किन चीज़ों की कमी है और उन कमियों को कैसे पूरा करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। यह किसान कॉल सेंटर का प्रमुख कार्य है। समझ में आ गया होगा। और दूसरा केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड है। एक और केसीसी है, कौन सा? किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में समझिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ सन 1998-99 के वित्तीय वर्ष में हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ 1998-99 के वित्तीय वर्ष में हुआ। इसका प्रमुख कार्य क्या है कि किसानों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना। कैसा ऋण उपलब्ध कराना? अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना किसानों को। जैसे किसान अगर बीज लेना चाहें, उर्वरक लेना चाहें, सिंचाई की समुचित व्यवस्था के लिए उनके पास धन नहीं है, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से धन लिया जा सकता है। और इससे जो 5,000 से लेकर के 3 लाख तक के लिए ऋण लिया जाता है, 5,000 से 3 लाख तक का जो ऋण लिया जाता है उसको कब तक कितने समय के अंतर्गत वहन करना पड़ेगा यानी चुकाना पड़ता है? तो 1 वर्ष यानी 12 माह के अंतर्गत आपको इसे चुकाना पड़ेगा। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? तो वैलिडिटी की बात करें तो इसकी 5 वर्ष वैलिडिटी होती है। आप जानते हैं कि हाल में जब कोरोना काल यानी कोविड-19 का दौर चल रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपया का एक आर्थिक पैकेज जारी किया। और इस आर्थिक पैकेज को जारी करने के बाद हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा किया कि भारत के किसानों को 2.5 लाख और केसीसी कार्ड दिए जाएंगे। यानी केसीसी कार्ड 2.5 लाख की घोषणा निर्मला सीतारमण जी ने इस बार किया है। इसके माध्यम से किसानों को अल्पकालिक ऋण दिया जाएगा। तो उम्मीद है यह समझ में आ गया होगा। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि ऋण कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं और इनकी अवधि क्या होती है? दीर्घकालिक ऋण की अधिकतम सीमा क्या होती है? मध्यमकालिक ऋण की अधिकतम सीमा क्या होती है? और अल्पकालिक ऋण कितने से कितने समय के लिए दिया जाता है? इसके लिए एक छोटा सा चार्ट दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। जैसे अगर ऋण की बात करें, कैसा ऋण? कृषिगत ऋण। यह जो कृषिगत ऋण है यह प्रमुख रूप से 3 प्रकार से मिलता है। 3 प्रकार से मिलता है। एक होता है अल्पकालिक ऋण। अल्पकालिक ऋण, इसे लघुकालिक ऋण के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ऋण? लघुकालिक ऋण के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ एक है मध्यमकालिक ऋण। मध्यमकालिक ऋण दूसरा यह है। और तीसरा क्या है? दीर्घकालिक ऋण। दीर्घकालिक ऋण यानी लंबे समय के लिए जो ऋण लिया जाता है उसे दीर्घकालिक ऋण कहते हैं। क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति या किसान एक दिन से
15 माह तक के लिए ऋण ले तो उसे अल्पकालिक ऋण कहते हैं। जैसे किसान को बीज खरीदना है, उर्वरक खरीदना है, सिंचाई के लिए लेना है, यानी केसीसी किसके अंतर्गत आएगा? केसीसी इसके अंतर्गत आएगा। यह कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। केसीसी से लिए गए ऋण को 12 माह में लौटाना पड़ेगा, जबकि अल्पकालिक ऋण की कुल अवधि क्या होती है? 1 दिन से 15 माह तक होती है। वहीं अगर आप 15 माह से लेकर के 5 वर्ष तक के लिए ऋण लेंगे तो यह ऋण आएगा मध्यमकालिक ऋण में। मध्यमकालिक ऋण में आप अगर छोटे कृषि यंत्र लेना चाहते हैं तो वह मध्यमकालिक ऋण के अंतर्गत आएगा। जैसे एक बार वनडे एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि अगर किसी किसान को बैल खरीदना हो तो वह किस प्रकार का ऋण लेगा, तो मध्यमकालिक ऋण के अंतर्गत ही यह आएगा। और तीसरी तरफ अगर 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ऋण लेना हो और अधिकतम 20 वर्ष तक के लिए ऋण लेना हो तो उसे दीर्घकालिक ऋण आएगा। यानी जैसे बड़े कृषि यंत्र जैसे थ्रेसर हुआ, ट्रैक्टर हुआ, हार्वेस्टर हुआ, तो बड़े कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए किसानों को दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता पड़ती है। समझ गए होंगे। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सीमांत कृषक किसे कहते हैं? सीमांत कृषक तो आपको पता है कि अगर 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो तो उसे सीमांत कृषक कहते हैं, और 1 हेक्टेयर बराबर 3.92 बीघा होता है, पता है आपको। परंतु अगर आपसे यह पूछ दे कि लघु कृषक के लिए जोत का आकार कितना निर्धारित किया गया है या मध्यम कृषक के लिए जोत का आकार कितना निर्धारित किया गया है, तो हो सकता है कि आप फंस जाएं। इसके लिए आज के बाद ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए एक छोटा सा चार्ट और दिमाग में बैठाने का प्रयास करें। कौन सा चार्ट है यह, समझिएगा। एक होता है आपका सीमांत जोत। जोत का मतलब खेत, सीमांत जोत। दूसरा होता है लघु जोत, लघु जोत। तीसरा आपका होता है लघु मध्यम जोत, लघु मध्यम जोत। चौथा आपका होता है मध्यम जोत, और पांचवा आपका होता है दीर्घ जोत, दीर्घ जोत। यह अगर आपने समझ लिया तो फिर लघु कृषक, मध्यम कृषक के बारे में आप समझ जाएंगे। क्या है कि सीमांत कृषक किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो उसे सीमांत कृषक, या ऐसी जोत के आकार को सीमांत जोत कहते हैं। 1 हेक्टेयर से कम भूमि। यहीं पर अगर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि हो और 2 हेक्टेयर के मध्य हो तो इसे लघु जोत कहते हैं। और ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो, ऐसे किसानों को लघु कृषक के रूप में जाना जाता है। जबकि अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि हो और 4 हेक्टेयर से कम भूमि हो तो इसे लघु मध्यम जोत के आकार में जाना जाता है। और अगर 4 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि हो और 10 हेक्टेयर तक भूमि हो तो आपको मध्यम कृषक या मध्यम जोत कहा जाएगा। और अगर आपके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि हो तो इसे दीर्घ जोत के अंतर्गत यानी दीर्घ कृषक के रूप में जाना जाएगा। अब आप जानते हैं चूँकि भारत में लगातार पैतृक संपत्ति के विभाजन का अधिकार यानी परिवार जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि खेत का आकार भी कम हो रहा है। खेत का आकार भी कम हो रहा है, यानी कि देश की आज़ादी के बाद दीर्घ जोत यानी दीर्घ कृषक भारत में ज़्यादा हुआ करते थे, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे खेत का आकार लगातार बढ़ता चला गया और वर्तमान में यह मात्र 0.6% बचा है। यानी 1% भी दीर्घ जोत वाले किसान अब नहीं रहे। वहीं पर लगातार सीमांत जोत के लोगों की संख्या बढ़ रही है, लगभग 84% हो गई है।
सीमांत जोत के कृषकों की संख्या बढ़ रही है। मतलब क्या हुआ कि अभी आपके पास जब खेत का आकार यानी जोत का आकार कम होगा और जनसंख्या लगातार ज़्यादा बढ़ेगी तो होगा क्या कि आपके जोत पर, खेत पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा होगा। जब छोटे से खेत पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है तो कैसे कृषि की जाती है? आपको पता है, गहन जीवन निर्वाह कृषि। आपके पहले वीडियो में ही मैंने इसके बारे में चर्चा किया था कि गहन जीवन निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है, बता लेंगे जी। यह चार्ट आप याद रखिएगा, ये चार्ट भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे जो गलत होते हैं वह अब गलत नहीं होंगे। खेती किसानी से संबंधित बीमा से प्रश्न आते हैं तो समझने का प्रयास करिएगा। बीमा से भी कुछ प्रश्न आपके फेमस आते हैं। कैसे? फसल बीमा योजना, नाम तो सुने होंगे, फसल बीमा योजना। तो पहले तो यह समझने का प्रयास करिएगा कि फसल बीमा योजना है क्या। फसल बीमा योजना किसानों को हतोत्साहन से बचाने के लिए चलाई गई सरकार की एक योजना है। किसान हतोत्साहित कैसे होते हैं? मान लीजिए यह किसान है, यह आपका किसान है। इस किसान ने क्या किया? इस बैंक से ऋण लिया। बैंक से ऋण लिया किसने? किसान ने। अब अगर इसकी फसल, यह इसकी फसल है और यह इसकी फसल किसी प्राकृतिक कारणवश, जैसे बाढ़ आई, सूखा आया, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आई और इसकी फसल बर्बाद हो गई। फसल की बर्बादी के बाद इस किसान पर दोहरा झटका लगेगा, यानी एक तरफ बैंक का ऋण देना होगा और दूसरी तरफ फसल आपकी क्या हुई? बर्बाद हो गई। अब किसान परेशान। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि किसान आत्महत्या कर लेता है। जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ का क्षेत्र सर्वाधिक किसानों की आत्महत्या के लिए जाना जाता है। सरकार ने क्या किया कि फसल के बीमा योजना चलाई। इसमें क्या हुआ कि अगर अब बीमा करा लें, फसल की क्या करा लें? बीमा करा लें। अब अगर इस स्थिति में भी फसल बर्बाद हो जाए, प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी क्रॉप क्या हुई? फसल बर्बाद हो गई, तो क्या होगा? बीमा का पैसा किसानों को मिल जाएगा। यानी जो किसानों पर दोहरा प्रभाव पड़ रहा तो वह दोहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे देश के किसान एक बेहतर स्थिति में होंगे। इसीलिए क्या लाया गया? फसल बीमा योजना, यानी किसानों को हतोत्साहन से बचाने संबंधित एक योजना क्या है? फसल बीमा योजना है। समझिएगा, यह फसल बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ? इस फसल बीमा योजना का प्रारंभ सन 1985 में हुआ और इसका क्या नाम था? इसका नाम था व्यापक फसल बीमा योजना। और इसी को 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में क्या किया गया? राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया और इसका नाम बदल के हो गया राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, इसी का नाम हो गया। और सन 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में इसका पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन का मतलब क्या होता है कि पुरानी कमियों को निकाल करके नए सिरे से किसी चीज़ को लागू करना पुनर्गठन कहलाता है। जबकि सन 2015 में इसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुए, यानी वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका नाम फिर परिवर्तित हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया गया, या इसी को नई फसल बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसका क्या नाम है? नई फसल बीमा योजना या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ कि अगर किसानों की फसल, समझने का प्रयास करिएगा, अगर किसान की फसल कटाई के 15 दिन तक खेत में किसी कारणवश बर्बाद हो जाए, जैसे बरसात के कारण गेहूं की कटाई हुई और गेहूं की कटाई के बाद बरसात के कारण आपकी फसल कटने के बाद अगर बर्बाद हो गई तो बीमा का पैसा नहीं मिलता था। परंतु नई फसल बीमा योजना में यही कहा गया कि अगर किसानों की फसल कटाई के 15 दिन तक
आपके खेत में किसी कारण से बर्बाद हो जाती है तो बीमा का पैसा किसानों को दिया जाएगा। यही परिवर्तन हुआ नई फसल बीमा योजना के अंतर्गत। यह फसल बीमा योजना दो प्रकार की होती है, समझिएगा, यह दो प्रकार की होती है। एक होता है स्वैच्छिक फसल बीमा योजना, यह स्वेच्छा से होगी। स्वैच्छिक फसल बीमा योजना यानी इसमें छोटे किसान आएंगे। जो छोटे किसान होते हैं वो अपनी फसल का बीमा कराएं चाहे न कराएं, उनकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है। वहीं पर दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ अनिवार्य फसल बीमा योजना है। ऐसे किसान जो बड़े हैं, बड़े दीर्घ जोत वाले किसान अगर खेती करते हैं तो उन्हें अपनी फसलों का अनिवार्य रूप से बीमा कराना पड़ेगा। यानी फसल बीमा योजना का प्रारंभ 1985, 1999, सन 2010, सन 2015, चारों का क्रम याद रखिएगा, सिस्टम याद रखिएगा कि कैसे कैसे परिवर्तन हुआ और क्या परिवर्तन हुआ। यानी फसल बीमा योजना से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आज के बाद ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। चलिए आप समझिएगा। बायो फर्टिलाइजर यानी अब बात करेंगे हम जैव उर्वरक की। किसकी बात करेंगे? जैव उर्वरक की, बायो फर्टिलाइजर। समझिएगा, यह एक पौधा है, यह पौधे की जड़ है और पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला यह जैव उर्वरक एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। जैव उर्वरक क्या है? पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है? वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। जैव उर्वरक किसे कहते हैं? पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला एक प्रकार का बैक्टीरिया जिसका प्रमुख कार्य वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे के विकास में सहायता देना होता है। पीसीएस में प्रश्न आया कि पौधे नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के बाद उसका प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। और यह जैव उर्वरक यानी नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो यह सबसे ज़्यादा पाई जाती है दलहनी फसलों में। किसमें पाई जाती है? दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और दलहनी फसलों में जो जैव उर्वरक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? राइजोबियम। यह बड़ा फेमस क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? राइजोबियम। यानी राइजोबियम नामक जैव उर्वरक दलहनी फसलों में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? किस फसल में? दलहनी में, मटर में। मटर में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने की क्षमता पर्याप्त रूप से पाई जाती है। वहीं पर अगर धान के खेतों की जैव उर्वरक की बात करें तो धान के खेतों में जैव उर्वरक जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? साइनो बैक्टीरिया। इसे क्या बोलते हैं? साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया नामक जैव उर्वरक धान के खेतों में पाया जाता है। और एकमात्र पौधा राजमा है। नाम सुने होंगे आप, राजमा एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। और अन्य जैव उर्वरकों की बात करें तो अन्य जैव उर्वरक में क्या है? आपका एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, फिर दूसरा है आपका एनाबीना, फिर तीसरा क्या है आपका? नॉस्टॉक, फिर चौथा क्या है आपका? ग्रीन एल्गी, जिसे कहते हैं नील हरित शैवाल। यह नील हरित शैवाल यानी यह एजेटोबैक्टर, एनाबीना, नॉस्टॉक, नील हरित शैवाल, यह भी क्या है? यह भी जैव उर्वरक ही हैं। यानी डायरेक्ट प्रश्न ऐसे दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से जैव उर्वरक क्या है, तो आप बता लेंगे कि जैव उर्वरक क्या है। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति को क्या बोलते हैं? अपर्णा मटर की पत्ती विहीन प्रजाति को कहा जाता है। यह जैव उर्वरक से प्रश्न जो आ चुके हैं, यह प्रश्न आपसे आराम से हल हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न आपसे गलत होने की जो संभावना थी वह संभावना समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अभी समझिए एक दो क्वेश्चन। जैसे सुपर राइस का नाम सुना होगा आपने। सुपर राइस जिसे महाधान
के नाम से भी जाना जाता है। इसी को गोल्डन राइस भी कहते हैं। समझिएगा, स्पेशल नोट। यहाँ से बड़े फेमस क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं कि सन 1996 में भारत के एक कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर गुरुदेव खुश। डॉक्टर गुरुदेव खुश एक भारत के कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक चावल की प्रजाति बनाई। किसकी प्रजाति? चावल की, धान की एक प्रजाति बनाई जिसका नाम है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, और इसी गोल्डन राइस को सुपर राइस के नाम से भी जाना जाता है। सुपर राइस के नाम से ही जाना जाता है। इसी को महाधान कहते हैं। इसी को महाधान, सुनहरा चावल या स्वर्णिम चावल कहा जाता है। और इसमें प्रमुख रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन होगा कि सुपर गोल्डन राइस या सुपर राइस में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंसर में क्या बताएंगे? आंसर में विटामिन ए पाया जाता है। जबकि भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एम एस स्वामीनाथन, नाम सुने हुए? एम एस स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और एम एस स्वामीनाथन को यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, एक संस्था वैश्विक स्तर की यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसका मुख्यालय नैरोबी में है और इसका गठन सन 1972 में हुआ था, पहले पर्यावरणीय सम्मेलन के अंतर्गत। और इसी संस्था के द्वारा इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक का मतलब क्या हुआ कि फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। किस संस्था के द्वारा यह तमगा दिया गया? यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम नामक संस्था के द्वारा यह तमगा दिया गया। उम्मीद है कि यह एग्रीकल्चर की क्लास आपको आसानी से समझ में आई होगी। यहाँ से आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो इसी तरीके से आप लोग अपना सहयोग बनाए रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करते रहें और शेयर जरूर कर दें, ताकि यह एग्रीकल्चर की क्लास का लाभ, जो गागर में सागर भरने वाली क्लास है, इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी मिल सके। ठीक है, किसी प्रकार का सुझाव होगा या किसी प्रकार का प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। यानी अगली क्लास आपकी प्रमुख रूप से कृषिगत ऋण और कृषिगत ऋण कहाँ से लिए जाते हैं इस पर चर्चा की जाएगी। और इसके साथ साथ कुछ कृषिगत संगठन जैसे नैफेड हुआ, ट्राइफेड हुआ, ICAR हुआ, इन पर चर्चा किया जाएगा। और कुछ करेंट की टर्मिनोलॉजी जो एग्रीकल्चर से संबंधित है उस पर भी चर्चा किया जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।